हाय स्टूडेंट। पिछली क्लास में मैंने आप लोग को ग्राम पंचायत और सरपंच और पंच के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। तो वीडियोस जो है वो आप लगातार देखिए, उसमें आपको ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बारे में पूरी डिटेल मिलने वाली है। ठीक है, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारा चैनल, वो बच्चे सब्सक्राइब करें। एडीओ की जो पूरी क्लासेज है, जो पूरा सिलेबस है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वर्तमान समय में हम लोगों का जो जनपद पंचायत से संबंधित जितना भी लेक्चर है वो मेरे द्वारा दिया जा रहा है। आशीष सर के द्वारा आप लोग का जियोग्राफी छत्तीसगढ़ भौगोलिक दिया जा रहा है। गुप्ता सर के द्वारा आप लोगों का जो आजीविका संबंधी जो सिलेबस है वो पूरा। तो इस तरीके से हम लोग एक पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो वीडियो सब्सक्राइब करें, देखें वीडियो क्या है कैसा है, प्रैक्टिस में बने रहें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते रहें। आप टॉपिक देखिए, डिस्कस कीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, चलिए आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 41, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 41 के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो ये धारा 41 कहता है कि एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदाधिकारी एक से अधिक पद धारण नहीं करेगा, ये वर्जित है। यदि किसी पंचायत का सरपंच है तो वो किसी अन्य पंचायत का सरपंच नहीं हो सकता, ना ही पंच हो सकता है, ना ही जिला पंचायत का सदस्य हो सकता है, ना ही जिला पंचायत का अध्यक्ष हो सकता है, ना जनपद पंचायत का सदस्य हो सकता है, ना ही विधानसभा का सदस्य हो सकता है। कुल मिला के बात यह है कि व्यक्ति क्या रहेगा, एक पद में यदि बना हुआ है तो वो एक पद में बना रहेगा, दूसरे पद से उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये कहता है धारा 41। तो ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 41 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पद धारण नहीं कर सकता है। यदि व्यक्ति सरपंच है तो वह सरपंच अपने कार्यकाल तक बना रहेगा। बीच में पद मुक्ति की जो संभावना होती है वो अलग बात है, लेकिन हम सामान्यतः मानते हैं कि 5 साल का कार्यकाल है, तो वो 5 साल के कार्यकाल के दौरान यदि किसी और पद में चला जाए तो उस पद से, आपको पुराने पद से उनको क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसके लिए एक नियम है। क्या नियम है कि जिस दिन वो व्यक्ति दूसरे पद के लिए चयनित होता है उस दिन उसको 10 दिन के भीतर में लिखित सूचना देना पड़ता है जो उस पंचायत का अधिकारी है ना। पंचायत के लिए जिसको विहित प्राधिकारी जिसको बनाया गया है, उस विहित प्राधिकारी को हस्ताक्षर करके ये सूचना देना पड़ेगा कि मैं अमुक पद के लिए चयनित हो चुका हूं और मैं वो वाला पद धारण करने जा रहा हूं। तो मेरा जो पिछला पद है वो पद क्या किया जाए, रिक्त कर दिया जाए। तो यहाँ पे एक पद रिक्ति आ जाती है। और पद रिक्ति के बाद मैंने आप लोग को बताया था कि यदि सरपंच अपने पद से रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में और क्या क्या करना चाहिए, वो पुराने वीडियो में सब है, तो आप उससे देख सकते हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई धारा 41 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य पद में शामिल हो जाता है तो 10 दिन के भीतर में, ये डेट आप याद रखेंगे, तारीख, 10 दिन का समय रहेगा उनके पास, और 10 दिन के समय के रहते हुए उन्हें अपने विहित प्राधिकारी को, विहित प्राधिकारी मतलब ये हो सकता है कि जैसे राजस्व अधिकारी हो गया, है ना, या एसडीएम हो गया, या जो कलेक्टर है उनको भी हो गया। तो पंचायत का जो पूरा कार्यभार जो प्राधिकारी देख रहा है, उस प्राधिकारी को, सामान्य तौर पे ऐसा होगा कि सरपंच जिस प्राधिकारी को त्याग पत्र दे सकता है उस प्राधिकारी को सूचित करना पड़ेगा। कुल मिला के सरपंच को अपना पद त्यागना ही पड़ेगा ना, त्याग पत्र के द्वारा जो पुराना पद है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो किसको दिया जाए त्याग पत्र, तो त्याग पत्र सरपंच जिसको देता है उसी व्यक्ति को सूचना देना पड़ेगा कि 10 दिन के भीतर में कि मैंने नया पद धारण किया और मुझे पुराना पद क्या करना है, छोड़ना है। तो इस क्रम में जो एक क्रम निर्धारित किया गया है कि कौन कौन सा पद है और किस क्रम में लिया जा सकता है। जैसे जिला पंचायत का सदस्य, वो जिला पंचायत का सदस्य बन जाए, या फिर ये हो सकता है कि जनपद पंचायत का सदस्य, ये जनपद पंचायत का सदस्य बन जाए, या ये हो सकता है कि किसी पंचायत का सरपंच या किसी पंचायत का सरपंच बन जाए,
या किसी पंचायत का पंच, या फिर वो किसी पंचायत का पंच बन जाए, तो ये क्रम है। इस क्रम के आधार पे उसका पद जो है वो निर्धारित हो जाएगा कि भाई हाँ, जैसे कोई सरपंच है और वो सरपंच मान लो जिला पंचायत का सदस्य बन गया है और वो लिखित सूचना दे देता है कि मैं जिला पंचायत का सदस्य निर्वाचित हो चुका हूं, अतएव मेरा जो पुराना सरपंच का पद है वो रिक्त कर दिया जाए, तो वैसी स्थिति में उसको जिला पंचायत का सदस्य माना जाएगा, शपथ लेगा तब माना जाएगा। और उसकी जो पद रिक्ति होगी, इधर सरपंच वाली जो पद रिक्ति होगी, वो सरपंच वाला पद जो है वो छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है धारा 41। तो धारा 41 को आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है किस तरीके से हमारा धारा 41 कहता है। ठीक, अगला है धारा 45, जो आर्टिकल 45 है, धारा 45। तो धारा 45 के बारे में बता दूं, धारा 45 क्या कहता है। धारा 45 ये कहता है पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार, ये भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत द्वारा जो पंचायत ने मान लो किसी फैसले पे अपना अंतिम निर्णय दे दिया है, ठीक है, तो जब अंतिम निर्णय हो जाता है उसके बाद में ऐसा नहीं कि तुरंत 2 महीने बाद फिर उस विषय को अपनाया जाएगा, उसके लिए कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए। 6 माह का समय पुनर्विचार के लिए याद रखेंगे, पुनर्विचार के लिए आपके पास रहेगा 6 महीने का समय। 6 महीने के कम समय में पुनर्विचार से संबंधित कोई भी बातें नहीं होंगी। उस फैसले का पुनर्विचार, जैसे मान लो पंचायत ने कोई फैसला ले लिया है, अब फैसला लेने के बाद उस फैसले पे पुनर्विचार करना है, तो पुनर्विचार करने से संबंधित जो बातें होंगी वो 6 महीने बाद होगी। हाँ, अलग बात है कि वो लोग अपना आपसी बैठ के कुछ विचार विमर्श कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन जो नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से जो पुनर्विचार होगा उसमें 6 महीने का समय होना चाहिए। दूसरी चीज, 3/4 सदस्य की सहमति होनी चाहिए। जो पंच हैं उन पंचों में से 3/4, कम से कम 3/4 सदस्य जिन्हें मत देने का अधिकार है, मतलब सीधी सी बात है, जो पंच है वो 3/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो ये धारा 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विषयों पर पुनर्विचार, किन किन विषयों पे पुनर्विचार होगा, तो लगभग सभी विषय पे पुनर्विचार हो सकता है। इसके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अमुक पे होगा और अमुक पे नहीं होगा। ठीक है, हाँ, पुनर्विचार की बात यदि आ रही है तो कंडीशन बस ये है कि 6 महीने तक उस पे पुनर्विचार नहीं होगा, और यदि वो क्रियान्वित हो रहा है कार्यक्रम, मान लो एक केस ये बन सकता है कि मान लो कोई विषय है जिस पे पुनर्विचार नहीं हो रहा है, मान लो अंतिम फैसला आ गया और उसका कार्य क्रियान्वित हो रहा है, तो उस कार्य को रोका भी नहीं जा सकता है। ठीक है, उस कार्य को नियम के तहत तो नहीं रोका जा सकता है, बाकी कुछ इधर उधर की चीजें करके आप उस कार्य को भले टाल दो कुछ समय के लिए, कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो उसको थोड़ा सा या बजट का प्रावधान लेके उसको रोक सकते हो या किसी और तरीके से। लेकिन यदि कार्य चालू हो चुका है तो उसको आप सीधे सीधे नहीं रोक सकते हो। 6 महीने बाद जब उस पर पुनर्विचार होगा और मान लो पुनर्विचार होने के बाद में वो कार्य को रोकना है, उस स्थिति में उस कार्य को रोका जाएगा। ठीक है, तो ये। अब बात करते हैं अधीनस्थ अभिकरण। देखिए हिंदी का वर्ड है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा रहता है भाई, तो ध्यान देना। अधीनस्थ अभिकरण है ना, ऐसा लगता है हिंदी का शब्द की कोई अस्त्र शस्त्र है। ठीक है, ऐसा अजीबोगरीब नाम होता है, तो थोड़ा सा, और एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है अधीनस्थ अभिकरण, तो वहाँ कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि ये है क्या चीज, अधीनस्थ अभिकरण। तो अधीनस्थ अभिकरण के बारे में बात होता है धारा 46, आर्टिकल 46 ये बताता है अधीनस्थ अभिकरण। अधीनस्थ अभिकरण का मतलब सीधा सीधा समितियां। जैसे हमारा पंचायत है, अब पंचायत को जो कार्य करना है वो कार्य पंचायत समितियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, सारे के सारे पंचायतों में ये कार्य होता है और सभी जगह लगभग समितियां बनाई जाती है। सीधा सीधा बिना समिति के कोई भी कार्य नहीं होगा, तो समितियां जो होती वो अधीनस्थ अधिकरण है। बात समिति तक जाती है,
समिति के सहारे फिर वो पंचायत तक बात पहुंचेगा, पंचायत तक बात पहुंचा तो फिर जैसे मान लो शिक्षा से संबंधित कोई समिति है और शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करवाना है, तो शिक्षा से संबंधित कार्य करवाने के लिए उस समिति में जितने सदस्य हैं उन समिति के सदस्य जो हैं वो पहले अपना विचार व्यक्त करेंगे या उनके आधार से, मतलब एक कहना चाहिए कि वो एक मीडिएटर के जैसा काम करेंगे। तो बिना समिति के कोई भी काम सीधे सीधे तो नहीं होगा। अब पंचायत में जो समितियां बनती हैं उसमें हम लोग देखते हैं स्थायी समिति। अभी ये जो समितियां हैं ये समितियां मैं बता रहा हूं कि जो ग्राम पंचायत की समितियां हैं, जब हम लोग जनपद पढ़ेंगे तो जनपद पंचायत की समितियां बताऊंगा, जब जिला पढ़ेंगे तो जिला पंचायत के। ये ग्राम पंचायत का थोड़ा सा डिटेल में इसलिए कि ग्राम पंचायत से क्वेश्चन बनता ही है लगभग, है ना, और इसका क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि ग्राम पंचायत में दो चीजें हैं, एक ग्राम सभा भी आ जाता है और आपका ग्राम पंचायत भी आ जाता है। ठीक, तो इसके लिए स्थायी समितियां क्यों बनाई जाती है? जैसा मैंने आप लोग को बताया कि समितियों का मूल उद्देश्य है बनाने के पीछे कि कार्यों को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए। उन समितियों में जो सदस्य होंगे उन सदस्यों की सहायता से उन कार्यों को अच्छे से किया जाए। जैसे हमारे यहाँ जब हम लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री देखते हैं तो मिनिस्ट्री भी अलग अलग डिवीजन में बटा हुआ है, प्रधानमंत्री अकेले सारा काम तो नहीं करेंगे। सेम चीज यहाँ पे है, आप वैसे ही मान के चलिए कि सरपंच साहब अकेले सरपंच साहब सब कुछ कार्य नहीं कर सकते, तो उनको समिति की जरूरत पड़ती है। तो स्थायी समितियां कितनी हो सकती हैं? तो स्थायी समितियां जो होंगी वो 3 से 5 स्थायी समितियां बनाई जा सकती हैं, न्यूनतम 3, ठीक, अधिकतम वैसे तो 5 माना जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको याद रखेंगे। और बढ़ाया तब जा सकता है, देखिए जो ग्राम पंचायत की शक्ति है उसके आधार पे 3 से 5 समिति बन सकती है, लेकिन यदि समितियों को बढ़ाना है कि कुछ और विशेष समिति का गठन करना है तो इसके लिए कलेक्टर का आदेश जरूरी है, कलेक्टर का परमिशन बहुत जरूरी है। बिना कलेक्टर के परमिशन के इन समितियों की संख्या को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो याद रखेंगे कलेक्टर का परमिशन जो है ये अनिवार्य है। यदि कलेक्टर साहब परमिशन दे देते हैं तो कलेक्टर साहब परमिशन दे दिए तो समिति बन जाएगी, और परमिशन नहीं दिए तो फिर वो समिति नहीं बन पाएगी। ठीक है, समितियां जो सदस्य होते हैं, समिति के सदस्य कौन कौन सदस्य समिति के हो सकते हैं? तो समिति के सदस्य में जो पंच है ना, यदि सरपंच वहां पे हैं, हर समिति के सदस्य में सरपंच भी नहीं होगा तो अलग अलग पंचों को लेकर समितियां बनाई जाएगी, और यदि सरपंच वहां पे है तो माना जाता है कि वही उसके अध्यक्ष रहेंगे। यदि किसी समिति में सरपंच हैं तो वो उसके अध्यक्ष रहेंगे। और एक होता है पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष बोला जाए। तो समिति के सदस्य में कौन कौन हो सकता है? आपके जो पंच होते हैं, मूलतः जो पंच होते हैं वो समिति के सदस्य होते हैं, और सरपंच भी हो सकते हैं समिति के सदस्य में, उप सरपंच भी हो सकते हैं। लेकिन यदि ये समिति के सदस्य हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके अध्यक्ष बन जाएंगे और किसी और को वहां अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनको वहां पे होना जरूरी। हाँ, कुछ समितियां हैं जैसे सामान्य प्रशासन समिति, तो ये सदस्य आप मान के चलिए कि पंच जो होंगे वो उसके सदस्य होंगे, और सदस्य संख्या जो होगी 4 होगी लगभग। एक समिति को छोड़ दिया जाए तो सामान्य प्रशासन समिति के लिए ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो वार्ड आपके बने हुए हैं, जो ग्राम सभा बनी हुई है, वो उसकी संख्या ज़्यादा है कि कम है, उसके आधार पर सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन जो बाकी की जो समितियां हैं, जैसे 5 समिति, तो 5 समिति में से एक समिति आपकी हो गई सामान्य प्रशासन समिति, ठीक है। उसके अलावा जो 4 समितियां हैं, लगभग सभी में न्यूनतम जो आपके सदस्य रहेंगे वो 4 सदस्य रहेंगे समिति के सदस्य में, ठीक है। अब समिति सदस्य के बारे में बात करते हैं कि समिति के जो सदस्य होंगे, ये जो 4 सदस्य हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं समिति, इस समिति का अध्यक्ष और इस समिति का सचिव, और समिति का जो कार्य होगा वो,
कि क्या क्या कार्य करता है। तो समिति में सबसे पहला आता है हमारा सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति जो होगा वो प्रशासनिक देखरेख का काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा, और जो व्यक्ति प्रमुख होता है वही एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। देखिए, जो मुख्यमंत्री है सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंदर रहेगा, जो प्रधानमंत्री है सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंदर होगा। तो ग्राम पंचायतों का जो मुखिया होता है वो गांव का प्रधानमंत्री होता है, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के हाथ में होता है। याद रखिए, जो बड़ा सिस्टम है और जो छोटा सिस्टम है वो लगभग एक जैसा काम करता है। जैसे रक्षा विभाग के लिए रक्षा मंत्री तो बन गया, ठीक है, कृषि के लिए कृषि मंत्री बन गया, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन गया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मंत्री हो सकते हैं। उसी तरीके से अलग अलग समितियों के लिए अलग अलग सचिव होगा और अलग अलग अध्यक्ष होगा। लेकिन सामान्य प्रशासन समिति जो होगा उसका अध्यक्ष जो होगा वो सरपंच ही होगा, और सरपंच नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता उप सरपंच कर सकता है। ठीक है। सचिव जो होगा वो जो सचिव होता है वही इसका सचिव होगा। ठीक। दूसरी चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, इसका एक अध्यक्ष होगा जो बहुमत से माना जाएगा, बहुमत से अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। जैसे मान लो समिति के सदस्य 4 सदस्य हैं और वो 4 सदस्यों में से 3 जो है वो चाह रहे हैं कि एक चौथा जो होगा वो अध्यक्ष बन जाए, तो बहुमत से इसके अध्यक्ष को नियुक्त कर लिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के लिए सहायक विस्तार अधिकारी इसका सचिव होगा, ग्रामीण सहायक विस्तार अधिकारी। ये इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। तीसरी जो समिति है हमारी, तीसरी समिति है कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। इसका भी अध्यक्ष जो है वो बहुमत से माना जाएगा, और इसके लिए सहायक चिकित्सा अधिकारी, सहायक कृषि या चिकित्सा अधिकारी, ये कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए बहुमत के आधार पर अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, और सहायक कृषि और चिकित्सा अधिकारी जो होगा वो इसका सचिव होगा। अगला है चौथा, राजस्व और वन समिति, बहुमत से, और इसका सचिव होगा पटवारी। ठीक है। तो ये 4 समितियां हैं। 5वीं समिति जो होती है वो होती है ग्राम गौठान समिति। ग्राम गौठान समिति, ग्राम गौठान समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन भी बहुमत से होगा, और जो सचिव होगा, आमतौर पे जो सचिव होता है वही इसका सचिव होता है। ग्राम गौठान समिति का जो सचिव होगा वही इसका सचिव होगा। ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ग्राम गौठान समिति जो है, जैसे अभी जो मुख्यमंत्री जी की योजना चल रही है ना, नरवा गुरवा भाड़ी वाला जो प्रोग्राम चल रहा है जिसमें गौठान बनाया जा रहा है, तो ग्राम पंचायतों में अब ये जो समिति रहेगी इसका मुख्य कार्य आ गया है, क्योंकि ये राज्य स्तर पर एक बहुत बड़ी योजना है। तो इसके क्रियान्वयन के लिए ऐसा हो जाएगा कि गौठान समिति है तो गौठान समिति की अध्यक्षता हो सकता है कि सरपंच जी अपने हाथों में रखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत बड़ी योजना है। ठीक है। और इसका सचिव जो होगा, जो सचिव होगा उस ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा वही इसका सचिव बन सकता है। तो याद रखेंगे, समितियां हो गई सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? सरपंच, और इसके जो सेक्रेटरी होते हैं सचिव जो ग्राम पंचायत के होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के अध्यक्ष की नियुक्ति बहुमत से हो जाएगी। कृषि, पशुपालन, इसके अलावा जो सारे के सारे, ये देखो 5 समितियां मैंने बता दिया आपको, और इन 5 समितियों को आपको क्या करना है? याद रखना है कि इन 5 समितियों को आपको याद रखना है कि कौन कौन सी समिति बनाई जा सकती है। स्थायी समितियां हैं। जो अस्थायी समितियां हैं वो अस्थायी समिति पंचायत स्तर पर पंचायत चाहे तो अस्थायी समिति बना सकती है, और अस्थायी समिति का जो कार्य होता है वो कार्य पूर्ण होने के बाद में उसको खत्म कर दिया जाएगा।
ये स्थायी समितियां हैं, ये परमानेंटली बनी रहेंगी। परमानेंटली बनी रहेंगी मतलब ये है कि ये जब तक पंचायत का ये रहेगा कार्यक्रम तब तक ये समितियां जो है कार्य करती रहेंगी। ठीक है, अब स्थिति ये आती है कि यदि स्थान रिक्त हो जाए किसी सदस्य का, समिति से स्थान रिक्ति, समिति से स्थान रिक्ति या समिति से रिलेटेड क्वेश्चन पे पहला डाउट आता है कि भाई यदि कोई सदस्य समिति से हट जाए या अचानक उनका निधन हो जाए, स्वर्गवास हो जाए या अचानक उनकी हेल्थ खराब हो जाए या कारण कुछ भी हो सकता है, तो उस स्थिति में वहां के पंच जो है बहुमत से जिसको बनाना चाहेंगे वो उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो स्थान रिक्ति हो जाने की स्थिति में नया सदस्य जो है उसमें जोड़ा जा सकता है। अब जैसे समिति के 4 सदस्य हो गए, 4 सदस्य के अलावा 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। 2 मनोनीत सदस्य होंगे, याद रखेंगे कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। और ये 2 सदस्य कौन होंगे? अब 2 सदस्य वो सदस्य होंगे जिनको उस बारे में कुछ विशेष ज्ञान हो, या जो पढ़े लिखे हो या जो अनुभवी हो। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित समिति है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित समिति में ऐसा लग रहा है कि गांव के ऐसे 2 लोगों को मनोनीत करके रखना है, और वो जो मनोनीत सदस्य होंगे उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। आप मान के चलिए कि वो एक सलाहकारी सदस्य होंगे, उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। उनको सिर्फ इतना अधिकार होगा कि वो उस विषय से संबंधित चीजें उनकी समिति के सामने रख सकते हैं। उनकी बात को मानना या नहीं मानना वो अलग बात है ना। कई बार उनकी बातें नहीं मानी जा सकती है, और जरूरी नहीं कि मान भी ले, और जरूरी नहीं कि नहीं भी माने। पर वो जो सदस्य होंगे वो ऐसे होंगे कि जो थोड़े से विशेष रूप से उस सब्जेक्ट को जानते हो। ठीक है, और 2 सरकारी अधिकारी को बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है। ठीक, 2 सरकारी अधिकारी को, वैसे सरकारी अधिकारियों को बैठक में अधिकारियों को आमंत्रित किया जा सकता है। ये आमंत्रित होंगे, जो समिति की बैठकें होंगी उस बैठक में ये व्यक्ति जो होंगे ये आमंत्रित होंगे। देखिए 4 जो होंगे वो स्थायी रहेंगे, और निर्वाचन का अधिकार इन्हीं को होगा, मतदान का अधिकार इन्हीं को होगा, बहुमत इन्हीं के आधार पर निर्धारित की जाएगी। लेकिन 2 सदस्य जो मनोनीत होंगे वो उस विषय के विशेषज्ञ रहेंगे, और अधिकारी जो होंगे वो अधिकारी आमंत्रित किए जा सकते हैं। एक पंच 2 समिति का सदस्य हो सकता है। एक पंच जो है 2 समिति का सदस्य हो सकता है, अधिकतम 2 समिति का सदस्य। एक पंच है, एक समिति का हो सकता है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि 2 को बनाओ, है ना। ऐसा नहीं कि कोई पंच आया और लड़ाई करने लग गया कि भाई मेरे को नहीं बना है, रोना गाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। 2 अधिकतम है भाई, एक में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों में ही रखे, लेकिन 2 का वो हो सकता है। ये एक ऑप्शन है इस अधिनियम में, 2 का हो सकता है। लेकिन वो सभापति रहेगा तो एक का ही रहेगा। ये पॉइंट को भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। सभापति होगा तो कितने का सभापति होगा? वो सिर्फ एक का ही सभापति हो सकता है। बनाने को 2 का उसको सदस्य बनाया जा सकता है। तीसरी चीज, एक महिला और एक अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य का होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि एक महिला और एक सदस्य जो होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, तो एक महिला होंगी और एक ST SC कैटेगरी से होगी। तो इस तरीके से ये हमारी समितियां काम करती हैं। अगली क्लास में मैं शुरू करूंगा जनपद। तो जितने बच्चों को जनपद पढ़ना है वो क्लास अटेंड करेंगे, देखेंगे वीडियो को अच्छे से। कोई डाउट होता है आप लोगों को, कोई चीज़ पूछना है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। दृश्य एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड करके रखिए, उसमें भी कुछ फ्री में वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। और साथ में हमारी जो ADO की फ्री क्लासेस चल रही है, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की क्लासेस और PSC प्री मेंस इंटरव्यू की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। जिन बच्चों को SSC वगैरह की क्लास ज्वाइन करनी है उनकी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो वो बच्चे जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।